बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान अब्बासी और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतख़ाबात इख्तिताम पज़ीर हुए और जो हुकूमत साजी का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, और जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इंतख़ाब भी हो चुका है। क़य्यूम नियाज़ी जो कि आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ़ तजियाकार हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे, आज़ाद कश्मीर पर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पर इनका काफ़ी अच्छी ग्रिप है। बिलाल रफ़ीक। बिलाल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बिलाल, आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगा, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। इंतख़ाबात हो गए, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि जो 11वें आम इंतख़ाबात हुए इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा और ये पूरा अमल कैसा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान अब्बास साहब। देखें, ये इंतख़ाबात ज़रा डिफरेंट हमने देखे। इसमें एक तो फ़ंड्स का इस्तेमाल उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से हमने 2016 में, जब मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में हुकूमत थी, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के फ़ंड्स का एक बड़े पैमाने पे हमने इस्तेमाल देखा। इस दफ़ा वो इस्तेमाल उस तरह से नहीं देखा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की आपने बात की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने महदूद वसाइल के अंदर रह के जिस तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को करवाया है, कहीं से भी धांधली की जो आवाज़ है वो उस तरह से इस दफ़ा नहीं देखने में आई। गिनती का कोई एक दो हल्कों में फ़र्क देखा गया, फिर भी वही उम्मीदवार जीता जो इतराज़ात से पहले कामयाब करार दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन के जो इंतज़ामात थे वो भी बड़े, मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन थे। वफाकी वज़रा की मदाखलत थी, जो उस हवाले से भी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो उनकी इस्तात थी उसके मुताबिक कोशिश की कि रोकें वो उन मामलात को, लेकिन उस पर उन्होंने नोटिस इशू किए। पहली दफ़ा आपने ये भी देखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख़ में किसी वफाकी वज़ीर को ख़ित्ता छोड़ने का हुक्म दिया गया, और ये बात चीफ सेक्रेटरी को कही गई और IGP को कही गई। तो इस पे उन्होंने चलें वफाकी वज़ीर फिर भी जाते रहे, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बैसियत अदारा अपनी जो अथॉरिटी थी उसको इस्तेमाल ज़रूर किया। बिलाल, यही इलेक्शन का जो अमल था वो बेहतरीन रहा। बिलाल, सादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी 26 सीटें लेकर, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का जो मरहला हुआ, आपने देखा कि एक तरफ एक मारूफ जो सरमायाकार थे, जो कि पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन की, इलेक्शन कैंपेन की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, और इन दोनों के बाद फिर मुतअद्दिद नाम भी हमारे सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब हुआ, जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि हल्का LA 18 बासपुर से जिनका तल्लुक़ है, उनका इंतखाब हुआ, और फिर ये तमाम जो बड़े फिगर्स थे ये रह गए। इसको कैसे देख रहे हैं आप कि क्या हुआ है? ये कई लोग कह रहे हैं कि आइन शामिल था, कोई किसी रूहानी प्रोसेस भी चला, कुछ इस तरह भी हुआ, इमरान खान साहब ने भी। तो इसको किस एंगल से देख रहे हैं आप? देखें, सरदार तनवीर इलियास की जो मूवमेंट थी, आप जनवरी में उनकी लॉन्चिंग को देखें। जनवरी में जब वो लॉन्च हुए, उनका ख्याल था, उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने खित्ते जिससे उनका ताल्लुक़ था पंजाब में, वो शायद सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे कि वो जहाँ पे उनको मामले खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया, जहाँ पे उन्हें चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड लगा दिया गया, शायद वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कोशिश की कि वो अपने खित्ते के अंदर जहाँ से उनका ताल्लुक़ है वहाँ चलते हैं, वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं और अपने रूट्स को इस्तेमाल करके मुंतखब होकर असम्बली में जाके वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। और इसमें आप ये देखें रिजवान अब्बासी साहब, 6 माह के कलील अरसा के अंदर एक बड़ा ग्रुप खड़ा करने में कामयाब रहे सरदार तनवीर इलियास। आज़ाद कश्मीर की अगर पार्लिमानी तारीख को उठा के हम देखें, किसी सियासी रहनुमा की इतनी कम मुद्दत में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं थी, सही कभी भी नहीं हुई। कि अब सरदार कमर जमान की ज़िला बाग के अंदर जो पॉलिटिक्स थी उसको किस तरह से कारी ज़रब लगाई उन्होंने। अब वो नशिस्त मुश्ताक मनास को उन्होंने हरा के ख़ुद कैसे जो रशीद तराबी साहब को अपने साथ मिला लिया। इसी तरह वो जहाँ जहाँ जाते गए उन्होंने अपना एक ग्रुप ज़रूर खड़ा किया। उनके आने से जो परेशानी हुई वो थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की, क्योंकि वो इससे पहले जब PTI में आए 2016 के इंतखाबात से कबल,
वो इसलिए आए थे कि वो टीम कैप्टन बनना चाहते थे। वो 16 के इंतखाबात में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म बनना चाहते और थे, जीते नहीं थे और वो कामयाब ना हो सके। चौधरी सईद कामयाब हुए। अब जो ये इंतखाब था, वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनके चाहने वाले या जो उनकी टीम के इस वक्त अरकान असम्बली हैं, वो ये तय करके बैठे हुए थे कि टीम कैप्टन ही प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे चलता आया है। लेकिन इस दफ़ा रवायात से हट के कोई चीज़ हो गई है। तनवीर इलियास साहब अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सेटिस्फाइड थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ बैसियत सदर पार्टी है जेके। और फिर जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला हुआ, जो जिसमें अज़हर सादक भी आए, बाकी लोग भी आए इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो कुरा है वो इक़्तिदार का अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के नाम निकला और वो वज़ीर आज़म बन गए। इस पर मुख्तलिफ जो बातें चल रही हैं, जैसे आपने कहा कि रूहानी बात, इस पर रूहानी बात भी कही जा रही है कि ऐन का फिगर बताया गया था कि बड़ा जो सूटेबल रहेगा, पार्टी मुनज़्ज़म रहेगी और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। देखा रिजवान अब्बासी साहब, आज़ाद कश्मीर का जो सियासी नक्शा है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पे बरादरियों का जो नेटवर्क है उससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। अब आज़ाद कश्मीर की ओपोजिशन जो इस वक्त है उनमें आप देख लें कितने बड़े कद काठ के लोग शामिल हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान, साबिक वज़ीर ख़जाना लतीफ़ अकबर, साबिक वज़ीर आज़म जो हैं बाकी जो लोग हैं उनमें शामिल हो गए हैं। अब आप इन कद काठ के लोगों की हामिल ओपोजिशन के साथ जो मसाइल इस हुकूमत को ज़रूर आएंगे। हाँ, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक अंदर से खड़ा हो गया तो फिर मुश्किलात आ सकती है। अब बिलाल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो इस वक्त जो रवायत शिकन जो अमल हमने देखा कि जिस तरह पार्टी प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को काफ़ी इस हवाले से हमने देखा कि काफ़ी परेशान भी हैं और उन्होंने काफ़ी मज़म्मत भी की। ये 3-4 दिन जो हमने ये वज़ीर आज़म के इंतखाबात का जो अमल हमारे सामने हुआ, बिलाल सिंपल सी बात ये बताएं कि ये हुकूमत कितना एक अरसा सर्वाइव करेगी। जो हमारे सियासी पंडित हैं, जो नजूमी हैं, उनका कहना ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, अगर चले भी तो 2 साल, यानी कई लोग अपने अपने तजिए लगा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये मेंबरान असम्बली के एडजस्टमेंट पे है। अगर तो जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा ट्रक भर के रखा हुआ था, तमाम लोग वहाँ पे इलेक्टेबल्स अकोमोडेट, सही, अगर यहाँ पे लोग अकोमोडेट रहे तो ये मुझे लगता है कि हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। तमाम लोग एडजस्ट हुए। अब जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 10 मिनिस्टर लिए जाएंगे, काबीना का जो हुजम है वो कम रखा जाएगा। देखिए रिजवान अब्बासी साहब, बगावत कब होती है, कब अदम एतमाद के चांसेस होते हैं? जब फंड्स नहीं मिलते मेंबरान असम्बली को, जब उनको उनका हक नहीं मिलता, अब्लाइज नहीं किया जाता, उनको अब्लाइज नहीं किया जाता। अब ये देखना है कि जो ग्रुप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में चलता था, अब उनको वजारतें किस लेवल की दी जाती हैं, उनको किस लेवल पे अब्लाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। अगर वो अब्लाइज ठीक तरीके से नहीं होंगे तो फ्यूचर में मुश्किलात भी कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अब क्या देख रहे हैं बैरिस्टर साहब को, क्या देख रहे हैं? बैरिस्टर साहब ने अभी हमारी जो इतलात हैं जस्ट करंट अभी राइट नाउ, जो उनके भाई हैं चौधरी अरशद, जिन्होंने अभी वो भी कैंडिडेट हैं, वो भी अभी MLA हैं इस वक्त मीरपुर हल्का LA गालबन 2 से हल्का 4 खड़ी से वो जीत कर मेंबर कानून साज असेंबली बने हैं। उन्होंने जो वजारत है वो लेने से इनकार कर दिया है, महकमा बरकियात उनको दी गई है। तो बिलाल, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल आज़ारी है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कोई कुछ तो है। देखें, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी को खड़ा तो किया, आज़ाद कश्मीर की हद तक पार्टी को न सिर्फ मुनज़्ज़म किया। अब जो नशिस्तें मीरपुर डिवीज़न की आप देख लें, जो उनके लाए हुए लोग, उन्हें खुल के शायद काम नहीं करने दिया गया। ऊपर से आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि सरमाया बड़ी हद तक इन्वॉल्व हो गया। कितने बड़े लोग आज़ाद कश्मीर की सियासत से, रिजवान अब्बासी साहब क्विकली बताऊँगा, आप देख लें फारूक हैदर खान साहब कहाँ खड़े हैं, आप देख लें सरदार अतीक अहमद साहब एक नशिस्त पे खड़े हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहाँ है, आप देख लें मलिक नवाज़ बड़ा नाम था जेके की पॉलिटिक्स में, वो हार गए हैं। राजा नसार खुई रट्टा से पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने रिटायरमेंट ली, उनका बेटा हार गया है। इसी तरह अगर आप राजा अब्दुल क़य्यूम खान देख लें, राजा क़य्यूम,
साबिक वज़ीर थे, उनका सरदार कमर जमान देख लें बाग से, उनके साहबजादे देख लें, जो एक बड़ी जो ख़ानदान थे या जे करसे से जिनका आज़ाद कश्मीर की सियासत पे असर रसूख था, वो लोग कोटली से सरदार सिकंदर हयात खान के भाई और बेटे हार गए। आज उन लोगों का आज़ाद कश्मीर की सियासत में वो रोल नहीं रहा जो फैसला कुन हुआ कर। अच्छा बिलाल, बड़ी मज़े की बात की आपने, बड़े सरमायादार और बड़े नामी ग्रामी लोग रह चुके हैं इस मरतबा। बिलाल, अमूमन हम देख रहे हैं कि जितना हमने जब से होश संभाला है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सरमायादार या कहीं ना कहीं से कोई पैराशूटर या कोई ना कोई पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो और वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन के आता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप कि आइंदा भी क्या अवाम उनको मुंतखब करेगी या ये तासर ख़त्म हो चुका है? ये जो मौजूदा, ये जो हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा क़य्यूम नियाज़ी साहब का, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब का कि वज़ीर आज़म बन गए, बिल्कुल रवायात से हट के और बिल्कुल नाकाबिले यकीन चीज़ थी जब ये चीज़ हमारे सामने आई। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, मेरे नज़दीक जो आज़ाद कश्मीर का पार्लिमानी निज़ाम है ना, इसमें बेहतरी की बजाय इसमें ख़राबियाँ आई हैं। इसमें आप पार्टी का जो निज़ाम होता था, पार्टी सदर, ओहदेदार, क़यादत, इसमें पॉलिटिशियंस खुद भी ज़िम्मेदार हैं। आज नज़रियात का कत्लेआम किसने किया? इन सियासतदानों ने खुद। पैसा किसने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया? सियासत और इलेक्शन लड़ना महंगा किसने किया? इन सियासतदानों ने खुद। इन्होंने कीमत पे की है और मैं समझता हूँ इसमें अवाम का भी एक बड़ी हद तक कसूर शामिल है। तो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मैं नहीं समझता कि ये एक क़य्यूम नियाज़ी साहब के वज़ीर आज़म बनने से आ जाएगी। अच्छा बिलाल, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। हुकूमत की तो हमने बात कर ली, हुकूमत साजी की बात कर ली, वज़ीर आज़म की बात कर ली, वुज़रा की बात भी कर ली। अपोजिशन को कैसे देख रहे हैं आप? अपोजिशन क्या अपना रोल प्ले करेगी? देखिए, अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है। अगर जैसे कल फ़ारूक हैदर खान साहब के शिकवे शुरू हो गए, एक तरफ वो कायदे ऐवान हुआ करते थे, आज से चंद रोज़ कबल तक कल उन्हें उनके बकौल बोलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। सही, वॉकआउट कर गए, वो वॉकआउट कर गए। अब अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है इस दफ़ा, ये पहले वाली अपोजिशन नहीं है और ये मुश्किलात पैदा करेगी, हुकूमत मुश्किलात पैदा करेगी। अब देखते हैं ये चीज़ें। अब तो चूँकि अभी कैबिनेट भी उस तरह से नहीं बन सकी है, हलफ नहीं हुए वज़रा के, अगले दिन बड़े अहम है इसमें। थैंक यू वेरी मच बिलाल, आज आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे बिलाल रफ़ीक, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पे इनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान रिज़वान अब्बासी को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।